अच्छा, इन सीटू मतलब हो गया ऑन साइट कंजर्वेशन इन द नेचुरल हैबिटेट. It provides protection to total ecosystem, for example, national park, wildlife sanctuaries, biosphere reserve. इस टॉपिक में 101% नीट पे क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन. तो इन सीटू में एग्जाम्पल लिखो. क्वेश्चन देखो क्या आता है, फर्स्ट पार्क नेशनल पार्क टू बी एस्टैब्लिश इन इंडिया. तो उसमें लिखोगे जिम कॉर्बेट. कोई गया आप लोगों में से जिम कॉर्बेट? ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जरूर जाओ बच्चे, बहुत सुंदर जगह है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट पार्क टू बी एस्टैब्लिश इन इंडिया. और ये तो इंडिया का हुआ सबसे पुराना पार्क. बाकी जगहों पे था, लिखो येलोस्टोन पार्क इन यूएस एंड रॉयल पार्क इन सिडनी. ये अर्लीस्ट पार्क्स हैं, सबसे पुराने पार्क हैं. येलोस्टोन इन यूएस एंड रॉयल पार्क इन सिडनी. ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स. ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट की पहले डेफिनेशन लिखो. दीज आर द रिचेस्ट एंड मोस्ट थ्रेटेंड. हॉटस्पॉट्स की डेफिनेशन लिखो. ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया था जिम कॉर्बेट, यूएस में है येलोस्टोन, और सिडनी का जो रॉयल पार्क है दे वर दी ओल्डेस्ट अर्लीस्ट पार्क्स. हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? रिचेस्ट एंड मोस्ट थ्रेटेंड रिजर्वॉयर. They are the richest and most threatened reservoirs of plants and animals they are the richest and most threatened reservoirs of plants and animals life on earth. Richest and most threatened reservoir of plants and animals on earth. This concept was developed by Norman Maier in 1988. This concept was developed by Norman Maier, MEYER, in 1988. टोटल हॉटस्पॉट्स हैं वर्ल्ड में 34. टोटल इन वर्ल्ड, टोटल हॉटस्पॉट्स they are 34. Out of these 34, 3 are located in India. लिखो इंडिया में कहाँ कहाँ है. Out of 34 in the world, 3 are located in India. और वो कहाँ कहाँ है लिखो. वेस्टर्न घाट, Indo-Burman and Eastern Himalayas. Indo-Burman region and Eastern Himalayas. Three are located in India. कौन से हैं? वेस्ट इंडो-बर्मन, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयस. क्यों इनको हॉटस्पॉट बोला गया? रीजन लिखो. वेस्टर्न घाट्स के साथ श्रीलंका भी तो आता है. हाँ बच्चे, ये इंडिया के पूछा गया ना. नहीं मैम, वो उस वाले पूरे एरिया को नहीं बोलते. नहीं बच्चे, वेस्टर्न घाट में कर्नाटका रीजन आएगा. कर्नाटका. वो एनसीईआरटी में श्रीलंका भी दिया हुआ है.
हाँ, पर इसके अंदर अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसमें वेस्टर्न घाट का रीजन जो कर्नाटका और इनफैक्ट ऊपर तक महाराष्ट्र तक भी आ जाएगा। कर्नाटका रीजन जो है ना, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट। ओके मैम। हाँ, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे बेटे, अभी लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे। अच्छा, पूछा गया रीजन कि व्हाई दीज आर कॉल्ड एज हॉटस्पॉट्स, बिकॉज दीज आर द रीजन्स ऑफ एक्सेलेटेड हैबिटेट लॉस। बहुत तेजी से यहाँ पे हैबिटेट लॉस हो रहा है। एक्सेलेटेड हैबिटेट लॉस 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, नीट में आ सकता है। व्हाट इज द रीजन, ये तीनों को हमने हॉटस्पॉट्स क्यों बोला गया। अब एक टर्म आप लिखोगे, हॉटस्पॉट अलग है, एक टर्म आती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये टर्म अलग है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। These are the regions which have very high level of. These are the regions which have very high level of these are the regions which have very high level of species richness these are the regions which have very high level of species richness and high degree of endemism. They have very high level of species richness and high degree of endemism. They have very high level of species richness and high degree of endemism. अब एंडेमिज्म का मतलब ये है कि वो स्पीशीज विच आर कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसलिए बोल दिया क्योंकि वहीं पे स्पीशीज की रिचनेस बहुत ज़्यादा है और उनकी डिग्री ऑफ एंडेमिज्म मतलब वो दे आर नॉट फाउंड, दे आर कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। एंड दे और कंटिन्यू अपने लिख लिया एंडेमिज्म एंड आर अंडर एक्यूट थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। And are under acute threat of extinction. अब आपको बताया है कि इकोलॉजी में एक एक लाइन पे क्वेश्चन है, तो लिखो टोटल हॉटस्पॉट कवर लेस देन 2%। पिछले से पिछले साल वाला जब आप नीट का पेपर करोगे तब आपको ये पता चलेगा, ये पूछा हुआ है लेस देन 2%। और एनसीईआरटी में तो बच्चों अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तब आपको पता चलेगा, ये दिया भी होगा। तो टोटल हॉटस्पॉट कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया। Total hotspot cover less than 2% of Earth land area. And ongoing species extinction is at the rate of 30%. And ongoing species extinction is at the rate of 30%. इंडिया का डाटा लिखोगे, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कितनी नेशनल पार्क्स हैं, कितनी सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इंडिया में लिखो 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये तो आपके बिल्कुल टिप्स पे आंसर होना चाहिए। 14
biosphere reserves, 90 national parks, and 448 wildlife sanctuaries. Fourteen biosphere reserve, 90 national parks, and 448 wildlife sanctuaries. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सब समझ आ गया आप लोगों को, डाटा भी आपको बता दिए। ये चीज़ें बार बार पढ़ोगे तब समझ आएगा। इस पेज को तो ऐसे बार बार रीड करते रहो आते जाते जब टाइम लगे, ताकि आपके दिमाग में रिटेन रहे ये चीज़ें। और जब आप क्वेश्चन पेपर्स पकड़ोगे तो यही चीज़ें जिस बच्चे ने इन पे एफर्ट किया हुआ है वही नीट में प्रोबेबिलिटी होती है बहुत अच्छा स्कोर करने की। बायो में तो बहुत ईजी है, अगर आप बार बार एफर्ट करोगे। दिमाग में बिठाना है इसको, एक बार रीड करने से नहीं याद होगा ये जब तक आप इसको 10-15 बार नहीं पढ़ोगे ना। नेक्स्ट आता है हेडिंग सीक्रेट ग्रुप्स। सीक्रेट ग्रुप्स कई चीजें तो इंडिया में इसी चीज से बची हुई हैं। सीक्रेट ग्रुप्स कहते हैं कि वहां पे उसको प्रोटेक्ट कर दिया हमने उस रीजन को, तो उसको बोल दिया कि प्रोटेक्शन से हमने क्या कर दिया उसको सीक्रेट। मतलब कहते हैं कि पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए, पाप चढ़ता है या कुछ भी। पीपल वो एक तरह से आपने प्रोटेक्ट कर दिया। तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे आपने कई चीजें ऐसी हैं जिनको प्रोटेक्ट कर दिया इन द नेम ऑफ गॉड या इन द नेम ऑफ रिलीजन। कई ऐसे हैं, राजस्थान में कई एरियाज हैं ये टोटली बैंड है वहाँ पे। जैसे अभी एनिमल्स का तो आपको पता है, बट वहाँ प्लांट्स भी, अगर आप प्लांट्स को भी काटते हो तो सीधा आपको जेल है। तो वहाँ पे प्लांट्स की भी प्रोटेक्शन सीरियस नोट पे की हुई है, और किस किस बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे। तो sacred groves लिखो which are protected, the plants or the areas which are protected on the religious basis. तो इसमें राजस्थान में तो एक पूरा का पूरा एरिया ही कंजर्व कर दिया। तो उसमें आपने सुना होगा अरावली पर्वत के बारे में, अगर आपने सुना हो तो अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, दे आर अंडर दिस कैटेगरी सेक्रेड ग्रुव्स। तो लिखो अरावली, ARAVALI। सेक्रेड ग्रुव्स में एग्जांपल आती है अरावली हिल्स इन राजस्थान, खासी एंड जांतिया हिल्स मेघालय। अभी वेस्टर्न घाट की बात हुई, वेस्टर्न घाट region of Karnataka, they have been given total protection। तो वहाँ पे बैन है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन है। कल्टीवेशन, ह्यूमन जो है इंटरवेंशन इज टोटली प्रोहिबिटेड। तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या किया, उस एरियाज को एक कंजर्व कर दिया, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बना दिया, नेशनल पार्क में बना दिया, बायोस्फीयर रिजर्व में। अब आई बीन टू दिस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं, टूरिस्ट घूम सकता है बाहर एरिया। फिर आता है बफर जोन, जहाँ पे लोग भी रह रहे हैं, कुछ कुछ कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, बट यू नीड टू टेक परमिशन व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दिस बफर जोन। देन देयर इज कोर जोन, जहाँ पे सारे जानवर ओपन घूम रहे हैं। टाइगर रिजर्व है तो यहाँ टाइगर, शेर और यहाँ बाकी सारे और भी जानवर बहुत आते हैं, स्टैग्स हैं, सांबर अगर आपने सुना हो। बहुत जानवर हैं जो बिल्कुल ओपन घूमते हैं। इस एरिया में जाना स्ट्रिक्टली बैन है, कोर रीजन। तो यहाँ पे क्योंकि एनिमल्स को ओपन रखा हुआ है तो यहाँ पे जाना स्ट्रिक्टली बैन है। और बाकी एरियाज में आप लोग जा सकते हो। मैम यस यस, मैम डाउट है एक। हाँ बोलो बच्चे। मैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है? हाँ बच्चे, मैं इनके सारे अभी टर्म्स बताती हूँ आपको ना, सब लिखवा देते हैं। ओके मैम। हाँ,
इनकी सबकी टर्म्स अलग अलग हैं, पर ये बायोस्फीयर रिजर्व में तो आपको मैंने बता दिया कि काफ़ी बड़ा एरिया होगा बायोस्फीयर रिजर्व, और इसमें एरिया में 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया। एक तो जो नॉर्मल क्रस्ट जोन होता है जहाँ पे सब घूम सकते हैं, देयर इज़ नो नीड टू टेक परमिशन ऑल्सो, बट फिर आता है बफर जोन। बफर जोन में प्रोहिबिटेड एरिया है, और ऐसे क्या किया, वो एरिया को ही कंजर्व कर दिया। उत्तराखंड में वो एरिया को ही उन्होंने रिजर्व कर दिया, और वहाँ पे आप जैसे बफर जोन में जाना है तो उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और कोर रीजन में तो स्ट्रिक्टली बैन है, अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको फिर से जेल है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने प्रिजर्व किए हुए एरियाज को। और इस पे फिर मूवी बनी थी, अगर काल करके एक मूवी थी, काफ़ी पुरानी मूवी है, तो वो मूवी में भी यही था कि जानवरों को मारते हैं, तो कुछ ऐसे ही उसमें बताया हुआ। तो वो एरिया वो उन्होंने परमिशन ली थी बफर की, बट वो चले गए थे कोर में, तो फिर अब उन पे भी केस हुआ था इस बात में। तो कोर एरिया में जाने के लिए इट इज टोटली बैन। सिर्फ वहाँ के जो लोग हैं, जो जिनको परमिशन है, या फिर वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो जैसे कोई पिक्चर बनाने आया है, जैसे अगर आप लोगों को पता हो डिस्कवरी चैनल वाले वो देखने आते हैं, वो क्या करते हैं, एक एक साल फिर वहीं यहीं पे आगे रिजर्व्ड एरिया में परमिशन के साथ आते हैं, जो जूलॉजिस्ट हुए, तो वो क्या करते हैं, वो अपना परमिशन के साथ रहना शुरू करते हैं, और फिर वो उसके हैबिटेट, आपने देखा होगा, वो नाम भी दे देते हैं। जैसे किसी को नाम दे दिया, एक टाइगर, शीप टाइगर है, टाइग्रेस है, तो उसको बोल देते हैं कि ये रानी है, रानी के आगे बच्चे हुए, तो वो दे फॉलो दी कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल, तो उसके लिए उनको वहाँ रहना है, तो वो दे कैन स्टे फॉर परमिशन, विद परमिशन। उनकी वो जो कैप्चरिंग की, अगर आपने देखा है डिस्कवरी में, जो कैप्चरिंग की पिक्चर वीडियोस होती हैं, छोटी छोटी क्लिप्स ही उनकी फिर करोड़ों की बिकती हैं। तो एक एक चीज में, जैसे वो हंटिंग कर रहे हैं, उनके माउथ की मूवमेंट, उनके बच्चा हो रहा है, मतलब हर चीज की वो कैप्चरिंग करते हैं। ठीक है, और तो ये सीक्रेट रूल्स आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे। जी, मेरे ख्याल से रूप आपने क्वेश्चन सबसे पूछा। बाहर वाले जोन को क्या नाम है? क्रस्ट बोलते हैं उसका जोन, जहाँ पे विजिबल एरिया है, मतलब बाहर एरिया जोन है, जो दैट इज नॉट अंडर प्रोटेक्शन, और बाकी सब में तो बार्ब्स लगाई हुई हैं, कल्टीवेशन नहीं पॉसिबल है। जो क्रस्ट एरिया, वहाँ पे कल्टीवेशन भी लोग कर रहे हैं, लोग रह भी रहे हैं। रूप आपने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा, व्हाइट टाइगर और लॉयन एल्बिनो। जो व्हाइट टाइगर में एल्बिनो नहीं है, वो जीन्स आ जाते हैं, जैसे किसी में रिसेसिव जीन, बहुत रेयर, तो तब वो रिसेसिव, मतलब बहुत लाखों में अगर एक जीन अगर ऐसा हो रिसेसिव, तो वो जीन एक्सप्रेस कर जाता है, 2 रिसेसिव जीन इकट्ठे आ जाए तब आता है वो। ठीक है, दैट इज नॉट अ डिजीज। ठीक है, यस मैम। मम्मी, जैसे कोर जोन में जैसे अगर लायन टाइगर इकट्ठे हैं तो इससे गॉसेस कॉम्पिटिटिव वाला लॉ वायलेट नहीं हो जाएगा? एरिया बहुत बड़ा है ना, एरिया बहुत बड़ा है, और आपको पता है ये जानवर जितने भी हैं, ये कैट फैमिली, डॉग फैमिली अपनी टेरिटरी डिफाइन कर देते हैं, तो उसमें वो आएंगे ही नहीं, वो अपने टेरिटरी बाउंड्री बना लेते हैं, दूसरा कोई आता ही नहीं है उसमें, एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर ही नहीं करते, करते हैं तो फिर लड़ाई होगी, और फिर वही ओवरकम करेगा डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट ये है कि एरिया बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े एरिया को रिजर्व कर दिया, और उन एनिमल्स के लिए रख दिया, रीजन बीइंग कि वो अगर हम ह्यूमन इंटरवेंशन होगी, फिर से वो उनका नंबर कम हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, ओके, नेक्स्ट आता है XC2 कंजर्वेशन। XC2 का मतलब आ गया ऑफ साइट, वो ऑन साइट था, दिस इज ऑफ साइट। ऑफ साइट कंजर्वेशन, इसके बारे में लिख लो, कंजर्वेशन आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, कंजर्वेशन आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। ये तो आप लोग घूमते हो XC2 कंजर्वेशन में, जैसे बोटानिकल गार्डन, अब जो बीचेस पे लगते हैं ट्रीज, पाम ट्रीज, वो यहाँ लगाए हैं, डेट्स जैसे खजूर के जो पेड़ हैं वो बड़े बड़े ट्रॉपिकल के हैं, यहाँ के नहीं है, बट यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो वो कहाँ मिलेंगे आपको, सिर्फ रिजर्व एरियाज में। तो इसमें अब XC2 या ऑफ साइड कंजर्वेशन में लिखो, कंजर्वेशन आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, कंजर्वेशन
outside their natural habitat. XC2 में लिखो it includes botanical garden. XC2 conservation में आप लिखोगे it includes botanical garden. It includes botanical garden, zoological garden या zoo जिसको बोलते हो आप, gene pool, seed, pollen seed, DNA banks या जीन बैंक जिसको आपने बोला था. तो XC2 में क्या है, उस जगह से लेके हम कहीं और प्रिजर्व कर रहे हैं. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं. अगर इन सीटू कर रहे हो तो वहाँ पे हमने इंडिया में तो मैक्सिमम जगहें जो मंदिर हैं, बहुत सारी सीक्रेट प्लेसेस हैं, उनको प्रिजर्व कैसे किया है, बोल दिया कि ये भगवान का नाम है, इसको खराब नहीं करना, और ये बहुत सीक्रेट चीज़ें, तो इसी वजह से वो कितने हज़ारों सालों से वैसी की वैसी हैं. और सबसे अच्छी चीज़ अगर आपने देखा है कि हर जगह कोई ना कोई टेम्पल बना हुआ है, तो वहाँ पे जो कीपर्स हैं, वहाँ जो प्रीस्ट हैं, वो क्या करते हैं, उसको क्लीन करते रहते हैं. दे हैव मेड इट अ हैबिट उसको क्लीन करने का. तो दैट इज हाउ दे आर प्रिजर्व फॉर सिंस ईयर्स. तो दिस इज द मेन रीजन. कई प्लांट्स हैं, तुलसी को यहाँ से खत्म ही नहीं होने देते, हर एक को बोला गया अपने घर में लगाओ. तो XC2 का मतलब क्या हो गया, ऑफ साइट कंजर्वेशन. तो इंक्लूड्स बोटानिकल गार्डन, zoological गार्डन, पोलन सीड, टिश्यू कल्चर, जीन बैंक. अब ये सब चीज़ों में क्या करते हैं, XC2 में लिखो गेमीट्स या जीन्स. नेक्स्ट लाइन में लिखो जीन्स या गेमीट्स of threatened species can be preserved इस बार क्वेश्चन पेपर में था क्रायो प्रिजर्वेशन के ऊपर. लिखो आप लोग, gametes या genes of threatened species are preserved in viable or fertile condition for long. क्लास ऑफ क्रायोप्रिजर्वेशन का लिखोगे genes of threatened species are preserved in viable and fertile conditions for long using cryopreservation. Can anyone tell me what is cryopreservation? क्रायो का मतलब क्या होगा? फर्टाइल कंडीशन जब लॉन्ग पीरियड पे करते हैं तभी कोल्ड में रखना मैम. कोल्ड में रखना. क्रायो मीन्स कोल्ड. लिक्विड नाइट्रोजन में -192 या 196, तो क्रायो प्रिजर्वेशन वो होगा. तो इसमें आप लिखो जो जीन्स या गेमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज आर प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग. अब नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे जीन बैंक की. जीन बैंक
जीन बैंक का दूसरा नाम लिखो जर्म प्लाज्म बैंक्स। कई बार इस पे सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, जर्म प्लाज्म बैंक। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रीड कर लेना प्लीज इनको, और एनसीईआरटी आपने रीड करनी है। जर्म प्लाज्म बैंक और जीन बैंक। They have species seeds, pollen grains. Species seeds, pollen grains, vegetative parts, जैसे bulb, tuber. मैम प्लीज रिपीट कर दो। Okay. Gene banks आप या germplasm bank के बारे में लिख रहे हो. They have species seeds, pollen grains, vegetative parts such as tuber या bulb या culm. Which are collected and preserved. Which are collected and preserved. इस बार के पेपर में क्रायो प्रिजर्वेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसी के नेक्स्ट टॉपिक रियो डी जेनेरियो पे आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन इसी टॉपिक में से एक्सी टू कंजर्वेशन के आए हुए हैं इस बार के 2020 वाले में। नेक्स्ट हेडिंग एक और लिख लो, क्रायो प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन। अगर आप क्लास में भी अटेंटिव हो ना तो 70 क्वेश्चंस आपके 100% आपके क्लियर होंगे, अगर आप आउट ऑफ 90, अगर आप सिर्फ क्लास में अटेंटिव हो। क्रायो प्रिजर्वेशन में लिखो, इट इज एन इन विट्रो कंजर्वेशन it is an in vitro conservation technique in vitro का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। it is an in vitro conservation technique by which कौन सी ऐसी प्लांट्स है जिनको हम प्रिजर्व करते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स। कोई है, सब किसी ने सुना है, मैंने आपको बताया भी था शायद क्लास में। बड़े बड़े रिपीट करना। मुझे कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स हम यूज करते हैं, तो उसमें कहीं आसपास कुछ ऐसा स्टोरेज प्लांट है जिसमें हम किसी क्रॉप को प्रिजर्व कर रहे हैं। ये हमने क्लास में एक बार बात भी की है बच्चे। क्रायो प्रिजर्वेशन उसके लिए की जाती है। तो ये अब सुन लो, परवाणु में एक फैक्ट्री है कोल्ड स्टोरेज की, काफ़ी फैक्ट्रीज है वहाँ। तो अब पहले थी पोटैटोज़ के लिए, आलू को स्टोर करते थे। आलू बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर वो बहुत सस्ते हो जाते हैं, लोग सड़कों पे फेंकते हैं, तो उन्होंने प्रिजर्व करने शुरू कर दिए। लेकिन ऐसे कोल्ड स्टोरेज में एक दिन क्या हुआ, 2-3 दिन लाइट नहीं रही, तो उन्होंने गैस प्रोड्यूस किया, वहाँ ब्लास्ट हो गया। आप इमेजिन कर सकते हो, फिर काफ़ी मेजर लॉस हुआ था इस चीज़ का। तो कोल्ड स्टोरेज हम उन प्लांट्स के लिए करते हैं विच आर प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली। तो conservation technique by which vegetatively propagated crops like potato are preserved in liquid nitrogen. और टेम्परेचर -196। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बेसिक समझा जाता है कि ये तो आता होगा आप सबको। तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस। इस बार क्वेश्चन आया था क्रायो प्रिजर्वेशन पे, और दूसरा क्वेश्चन आया था जो भी हम लिखने लगे। इन 1992 अर्थ समिट was held in Rio de Janeiro, South Africa में। In 1992, Earth Summit was held in Rio de Janeiro. Which resulted into Convention on Biodiversity.
which resulted into convention on biodiversity. एक होता है convention, conservation एक convention. Earth Summit हुई थी 1992 में, but this convention came into force on this came into force on this convention came into force on 29 December 1993. December 1993. It had three main objectives. It has three main objectives. सबसे पहला था conservation of biodiversity. Sometimes it is written as biological diversity. Conservation of biological diversity, sustainable use of biodiversity, और लास्ट आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट. सबको एक ही तरह का बेनिफिट मिलना चाहिए. इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट arising out of utilization of genetic resource. Conservation of biodiversity, sustainable use of biodiversity, equitable sharing of benefit arising out of utilization of genetic resources. और इनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं लिखो IUCN and WWF, International Union for Nature and Natural Resources, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, and WWF, Worldwide Fund. Again, for N means Nature and Natural Resources. These are the leading organizations. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, or WWF, a leading international organization concerned with biodiversity conservation.
बच्चे अब इम्पोर्टेंट टर्म्स लिख लो आप लोग. नेक्स्ट हेडिंग लिखो इम्पोर्टेंट टर्म्स. सबसे पहली टर्म लिखो एक्सटिंक्ट स्पीशीज. Species which are no longer known to exist. Species which are no longer known to exist in wild. Species which are no longer known to exist in wild. Species which are no longer known to exist in wild. Next heading लिखोगे endangered species. Species which have high likelihood species which have high likelihood of going extinct in near future. Species which have high likelihood of going extinct in near future. नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो वल्नरेबल स्पीशीज. इंडेंजर्ड के बाद थर्ड थी वल्नरेबल. वल्नरेबल स्पीशीज में लिखो they are at the risk of being endangered in near future. They are at the risk of being endangered in near future. Vulnerable में they are at the risk of being endangered in near future. नेक्स्ट हेडिंग रेयर स्पीशीज. वैसे आप लिख चुके हो बट सिंपल टर्म्स में लिखो रेयर स्पीशीज का. दे हैव स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. वरुण आज आपके नेटवर्क में काफी प्रॉब्लम आ रही है बट आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग इट सो डोंट वरी. रेयर स्पीशीज में लिखो दे हैव स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लेफ्ट. They have small number of individuals left due to narrow geographical range or low population density. Or low population density. नेक्स्ट टर्म्स आपने पूछा भाई बफर और कोर. तो लिखो पहले बफर जोन के बारे में. इसको बस उसी एरिया में कहते हैं जो कंजर्व्ड एरिया या रिजर्व्ड एरिया में रीजन वेयर नो वेयर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड. बफर जोन. Region where limited
region where limited human activity is allowed. और इसी नेक्स्ट आता है कोर जोन, zone where no human activity is permitted. Region where no human activity is permitted. और आपको IUCN की फुल फॉर्म बता दी थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और WWF की क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। बच्चों अभी ये चैप्टर आप लोगों का इससे फिनिश हो चुका है। प्लीज राइट डाउन फ्यू क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखो। नेम टू नहीं आप लिख चुके हो। व्हाट इज एंडेमिज्म? व्हाट इज एंडेमिज्म? जैसे सेक्रेड ग्रुप्स को के बारे में अब जब हमने पढ़ा था तब उसमें ये यूज की थी एंडेमिज्म, ENDEMISM, एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब है स्पीशीज विच इज कन्फाइंड to a region and not found anywhere else. Name any threatened animal species of India.